आप देख रहे हैं समग्र चेतना, बूंद बूंद में सच। प्रेमी जी का, जो कि वस्तुतः आचार्य कुल की पूरी यात्रा के कहा जाए साक्षी रहे हैं, और आचार्य कुल संस्था के प्रति इनका जो गहरा लगाव है, इनकी चेतना का जो गहरा लगाव है, वो इन्हें अब तक आचार्य कुल के और बाबा विनोबा के उसूलों से, मूल्यों से जोड़ा हुआ है। स्वयं प्रेमी जी शिक्षक हैं और लंबे समय तक शिक्षा संस्थाओं से जुड़े रहे और अभी भी संबद्ध हैं। इसके साथ साथ शिक्षा नीति बनाने की दिशा में भी इनका योगदान रहा है। और विनोबा जी ने शिक्षा के संदर्भ में जो मूल्य निर्धारित किए, जो आदर्श निर्धारित किए, उनका इन्होंने अपने स्तर पर पालन किया और अपने साथियों के साथ इस चेतना को आगे बढ़ाया। वस्तुतः आज का अगर शिक्षक सचमुच में, मैंने स्वयं भी देखिए जो शिक्षा ग्रहण किया, मुझे लगता है कि जिन शिक्षकों को, जिन चिंतकों को, जिन विचारकों को, जिन दार्शनिकों को, जिन स्वतंत्रता सेनानियों को हम पढ़ते आए हैं, जिनके उसूलों को और मूल्यों को हमने कंठस्थ किया है और उसके बाद उसे परीक्षा में लिखा है और तब हमें डिग्री मिली है, मुझे समझ में नहीं आता है कि वो सारे मूल्य, वो सारे आदर्श शिक्षकों के मानस पटल से कैसे धुल जाते हैं और वो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। अगर वो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते तो स्वाधीनता के 75 वर्ष होने पर, इस अवसर पर, मुझे लगता है देश को जहां सांस्कृतिक स्तर पर, भाषा के स्तर पर और हमारे देश में जो सांस्कृतिक विरासत रही है चिंतक और मनीषियों की, विनोबा जी जिनका नेतृत्व करते हैं, उस दिशा पे, उस पथ पर, उस प्रकाश को अगर हम लोग ग्रहण कर लिए होते तो शायद भारतवर्ष की छवि विश्व में भी दूसरी होती और भारतवर्ष के नागरिक की अस्मिता भी दूसरे रूप में होती। आज भारत के नागरिक की इस शिक्षा व्यवस्था में, और ऐसी कहा जाए कि शिक्षकों के द्वारा ही भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिस तरह से डिग्रियां दी जा रही हैं, जिस तरह से शिक्षकों की नियुक्तियां की जा रही हैं, उन सबसे जो चीजें उभर के आ रही है, बावजूद इसके विद्यार्थी पढ़ रहा है, बावजूद इसके विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहा है और अपनी एक अस्मिता बना रहा है। लेकिन अगर मनीषियों की परंपरा के आलोक में हमारे शिक्षक अपने व्यक्तित्व का भी निर्माण करते और शिक्षार्थियों को भी उस आलोक से की आभा से पूर्ण करते, तो मुझे लगता है आज भारतीय नागरिक की छवि, विशेषकर जो विदेशों में हैं, उनकी कुछ और अधिक होती। और मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि विदेश में जो प्रवासी भारतीय हैं और भारतवंशी हैं, उन्होंने सचमुच इन मनीषियों से कुछ सीखा और अपने व्यक्तित्व को बनाया है और विदेशियों के बीच में अपनी एक छवि और पहचान बनाई है। लेकिन भारतवर्ष में नई पीढ़ी का जो संघर्ष है, उस संघर्ष का मूल कारण मुझे शिक्षा व्यवस्था की दुर्व्यवस्था और शिक्षकों का दायित्वहीनता समझ में आती है। मुझे लगता है प्रेमी जी इस दिशा में और ही प्रखर होकर, खुलकर अपनी टिप्पणी करेंगे और हम लोग इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिसका परिणाम हम देखने को हमें लगातार मिलता है समाचार पत्रों के माध्यम से, जैसे शिक्षा व्यवस्था और जिस तरीके के का माहौल जो आज बन रहा है, और उससे जो शिक्षित होकर के जो बच्चे जो तैयार हो रहे हैं, जो युवा तैयार हो रहे हैं, वो किस दिशा में जा रहे हैं। एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल इसमें एक ये भी बन रहा है, चूंकि विनोबा भावे जी की अगर बात करें तो वो धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी वो प्रणेता रहे। जिस तरीके से हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, ये सवाल हमारा आपसे आचार्य डॉक्टर सच्चिदानंद प्रेमी जी से है। जिस तरीके से हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, 75वां अमृत महोत्सव, आज के परिदृश्य में हमारी जो संस्कृति, जो भारत की एक सभ्यता जो रही है, जो भारत की प्राचीन संस्कृति रही है, क्या हम वास्तव में, हम आज आजाद हुए, वो हमारी संस्कृति क्या वो आजाद हुई है आज के परिदृश्य में? कि हम उत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन क्या हमारी संस्कृति उन बेड़ियों से जकड़ी हुई है, उन बेड़ियों से अभी आजाद हो पाई है या नहीं? डॉक्टर साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। शिक्षा को ढूंढना तो हम लोग बराबर हो रहे हैं, और खास करके मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है। विनोबा जी के पास मैं गया था, उसमें बहुत छोटा था, उम्र हमारी 22-23 की होगी। आदर्श जी थे, वाराणसी के, बाद में आचार्य कुल के अध्यक्ष बने थे।
और लोग थे, राममूर्ति जी भी थे, जो जिनके नाम से एक आयोग बना, शिक्षा आयोग बना। तो उन्होंने कहा कि बालक कौन है? उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं शिक्षक हूँ। शिक्षक हो, कितना पढ़ते हो? तो सचमुच पढ़ता नहीं था उस समय। शिक्षक बन गया मतलब पढ़ने का मतलब था। उन्होंने कहा, हमने कहा कि 3 घंटे। 3 घंटे? ऐसा 3 घंटे? जिस देश का, जिस राष्ट्र का शिक्षक 3 घंटा पढ़ेगा, उस राष्ट्र को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। हमको बात याद आ रही है, विनोबा जी उस समय भी पढ़ते थे और आचार्य कुल की स्थापना के समय जो पूसा रोड में प्रवचन कर रहे थे, मैं उनके बाद तो प्रवचन ही करता हूँ, प्रवचन कर रहे थे, उस समय भी वो कहे कि मैं आज 7 घंटे ही मात्र पढ़ा। तो यह पहले तो शिक्षक बनने की पहली शर्त है। क्या पढ़ेंगे? स्वाध्याय, श्रम अगर नहीं हुआ तो शिक्षक नहीं बन सकता है। तो सबसे पहली शर्त है कि स्वाध्याय होना चाहिए। स्वाध्याय में क्या होगा? तो स्वाध्याय में अध्ययन करने के लिए हमारी सांस्कृतिक चेतना, कोई तो कारण रहा होगा जिसके बल पर हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु थे, कोई तो काम ऐसा हुआ होगा, आचार्य होंगे। तो वह चेतना विनोबा जी के हृदय में बराबर जागृत रहती थी, वह मसाल बराबर जलता रहता था कि हम किसी प्रकार भारत की गरिमा को लौटाने और उसको अक्षुण्ण रखें। लौटाने की बात जो थी कि हमारे यहाँ तो कई वर्षों से, कई 100 वर्षों से गुलाम रहा भारत, संस्कृति हमारी चली गई। मैकाले ने जो दिया था रिपोर्ट वहां कहा था, उसके पिताजी ने पूछा कि क्या क्या कर कर वहां लौटा है, तो उसने कहा कि मैंने ऐसी शिक्षा पद्धति लागू कर दी है कि अभी 300 वर्षों तक भारत गुलाम रहेगा, सांस्कृतिक रूप से, शिक्षा के रूप से। तो ऐसी स्थिति में विनोबा जी के हृदय में कितना दर्द होगा इसके लिए। जो सच्चा साधु थे, संत विनोबा कहे जाते थे, हम बचपन में सुनते थे संत विनोबा भावे। हम लोग यहाँ गांव में आए थे तो संत विनोबा भावे की जय लोग कहते थे। तो महात्मा गांधी महात्मा भले हुए, संत नहीं हो सके, विनोबा संत हो गए। अब मैं उनसे, गांधी से थोड़ा ऊपर मानता हूँ विनोबा। स्वभाव का अक्खड़, विनोबा जी तो अक्खड़ स्वभाव के थे, तो बात तो दूसरी बात हो जाएगी फिर। तो उन्होंने शिक्षा को शिक्षा बनाने के लिए और शिक्षक को शिक्षक बनाने के लिए बहुत सारे, जब तक अध्यात्म की पढ़ाई नहीं होगी, जितने हमारे यहाँ ग्रंथ हैं, जितने हमारे यहाँ श्रुतियां हैं, जितने हमारे यहाँ इस तरह के प्रसंग हैं, चरित्र निर्माण के प्रसंग हो या व्यक्तित्व निर्माण के प्रसंग हो, सभी के सभी संस्कृत में है। और उस संस्कृत की उपेक्षा होगी, संस्कृति नहीं रहेगी, संस्कार चले जाएंगे। संस्कार नहीं होंगे, संस्कृति नहीं होगी, तो शिक्षा क्या काम करेगी? शिक्षा है ही नहीं। इसलिए विनोबा बाबा बराबर कहा करते थे कि हमारी संस्कृति को, उन्होंने वेद का भाष्य लिखा, गीता का प्रवचन लिखा। तो क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि यह जागृत रहना चाहिए। उनका गीताएं या गीता माता जो बहुत प्रसिद्ध है, तो उन्होंने भाष्य इसलिए लिखा कि इन ग्रंथों को सब जगह जाना चाहिए और कम से कम शिक्षक होने के पहले इसका अध्ययन करना चाहिए। संस्कार उसमें आ जाएगा, संस्कृति उसकी भारत की होगी, तब ऐसा होगा। अब है कि एक यूनिफॉर्म था पहले हमारे यहाँ, 25 वर्षों तक आश्रम में लोग रहते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम होता था। ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब था कि एक यूनिफॉर्म में सभी लड़के रहते थे, चाहे सुदामा हो चाहे कृष्ण हो, ब्राह्मण के लड़के वेद पाठी हो चाहे कृष्ण से वेद पाठी हो, यूनिफॉर्म था। और ऐसा यूनिफॉर्म था, उसमें निग्रह करने की क्षमता थी, इंद्रिय निग्रह की तो क्षमता रहती ही थी, बलकल वस्त्र कुछ था ही नहीं। अब उसको तो बदल दिया लोगों ने, टाइट वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। तो जो शरीर की प्रकृति है, शरीर की मांग है, शरीर की आवश्यकता है, उसको हम मन से पूरा करेंगे तो शरीर हमारा दुगुन हो जाएगा। शरीर साथ नहीं देगा आज जो हो रहा है। तो हमारी भारतीय शिक्षा उस परंपरा की थी जिसमें लोग उन्नत होते थे, जागृत होते थे। मैं एक उदाहरण बताता हूँ, आज के पीएचडी की बात करता हूँ।
हमारे यहाँ प्राचार्य हुआ करते थे माधव जी। माधव जी वाराणसी में गए, इसलिए कि आप तो आप यहाँ तो वाराणसी से ही हैं मुख्य रूप से, शिक्षा दीक्षा ही और महाराणा सना बसंत कॉलेज। तो वाराणसी गए, उस समय हरिप्रसाद द्विवेदी जी अध्यक्ष हुआ, विभाग अध्यक्ष हुआ करते थे हिंदी से। उन्होंने संस्कृत में एमए करने की इच्छा जताई द्विवेदी जी से। द्विवेदी जी ने कहा कि क्यों करेंगे संस्कृत से, में आप हिंदी में एमए हैं तो उसका वैल्यू, आप रिसर्च कर लीजिए, रिसर्च करा दीजिए। तो सब फॉर्म मंगवाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं रिसर्च आपको नहीं करा सकता हूँ। क्यों नहीं? आप जाइए पंडित राज जगन्नाथ से आप जाकर करवाइए रिसर्च। तो पंडित जगन्नाथ के पास गए, कविराज जगन्नाथ बोल रहे हैं, पंडित जगन्नाथ के पास गए। उन्होंने कहा कि आप 2-3 दिन मेरे पास आइए, तब मैं बताऊंगा कि आप रिसर्च कर पाए कि नहीं। 2-3 दिन लगातार उनके पास गए, तो उन्होंने कहा कि रिसर्च में कराऊंगा। बोले एक शर्त है, सुबह में 4 बजे के पूर्व गंगा स्नान करके एक धोती पहनकर एक वस्त्रा होकर मेरे पास 4 बजे भोर में आना होगा। मैं बोलूंगा 2 घंटा 6 बजे तक, आपको नोट नहीं करना होगा, और उसको जाकर नोट करके 4 बजे शाम में फिर मेरे पास ले आना होगा। मैं देखूंगा यह क्रिया 3 महीने तक चलेगी। अगर 3 महीना आप कर पाएंगे तो मैं आपको रिसर्च कराऊंगा। और उन्होंने स्वीकार किया रिसर्च उनका। तो यह हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति है कि चंद्रगुप्त ऐसे महाराज अमात्य से, महामात्य से, चाणक्य से मिलने जाते थे, गंगा में स्नान करके उनके दरवाजे पर खड़े होते थे, और जब उनकी इच्छा होती थी तो बुलाते थे। तो हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति पढ़ने के लिए जोन्स साहब ने बहुत कृपा की। जोन्स थे, विलियम जोन्स, इंग्लैंड से, इंग्लैंड पढ़ा उन्होंने भारतीय संस्कृति को, और पढ़ने के बाद लगा कि इसे देखना चाहिए मुझे। और वे किसी भांति जिस तरह से हो, यानी किसी तरह मैंने चपरासी बन के, प्यून बन के भारत आना चाहते थे। इसके लिए मौका मिल गया। कलकत्ता में राजधानी हमारी हुआ कर, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बन करके विलियम साहब यहाँ आए, जॉन साहब, विलियम जॉन्स यहाँ आए। और आने के बाद जैसे ही जहाज से उतरने के बाद समुद्र के किनारे हिंगी मिट्टी का उन्होंने तिलक लगाया, प्रणाम किया देश को। जहाज पर उतरने के बाद तिलक लगाया मिट्टी का, और तब माथे पर उसका जल रखने के बाद पैर नीचे रखा। यह संस्कृति हमारी थी। लौट के जब आए, अपने बंगले में आए, उसी समय से इनकी खोज हो गई कि हमको भारतीय संस्कृति का अध्ययन कराइए। वहां साहब राजा थे शिव सिंह जी, उन्होंने कहा कि करा सकते तो हम हैं, लेकिन खोजना होगा गुरु। जितने पंडित यहाँ थे, पंडित तो अपने आप में जीने वाले हैं, ताऊ में जीते थे पंडित। अंग्रेज के रहन सहन, खान पान, व्यवहार से वो बहुत प्रसन्न नहीं रहते थे, अशुद्धि रहती थी, मिलती थी उसमें, इसलिए वह तैयार नहीं हुए। लेकिन राजा हरि सिंह के द्वारा बहुत मेहनत करने के बाद, शिव हरि सिंह के बाद बहुत मेहनत करने के बाद उनको एक पंडित मिले, और उन्होंने कहा कि मैं पढ़ाऊंगा। तो वही शर्त उन्होंने भी रखी, पूरे बंगले को साफ करना होगा, गंगाजल से धोवाना होगा, और अभक्ष नहीं बनेगा, शराब वहां नहीं चलेगी, सिगरेट वहां नहीं चलेगी, इस तरह का कोई खाद्य नहीं वहां चलेगा। और नीचे का तल्ला जहां हम पढ़ेंगे उसको डेली गंगाजल से धोवाना होगा, गोबर से लिपना होगा, और तब हम गुरु का आसन ऊंचा हो। कई शर्तें रखी इस तरह की, सुबह गंगा में स्नान करके आपको आना होगा, बड़ी अनुमति, लेकिन उन्होंने एक कप चाय की अनुमति सिर्फ ली। बाबा कहते थे कि हमारी संस्कृति यह संस्कृति है कि हम वैसे लोगों को शिक्षा देते हैं जो राह परिवर्तन करके दिखाता है, नई राह बनाने की कोशिश करता है। अब उस तरह की शिक्षा भारतीयता हमारी थी, इसलिए हम विश्व कराते थे। विलियम साहब ने सीखा, संस्कृत सीखा, और सीखने के बाद उन्होंने किताबें लिखी कई गो। और चूंकि उस तरह का मांस भोजन हुआ नहीं, मदिरा भोजन हुआ नहीं, मसालेदार सब्जी खाने लगे, और मसाले की इतना गुणगान किया उन्होंने कि मसाले पर किताब लिख दी, जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, बड़ा कीमती किताब। तो हमारी शिक्षा पद्धति ऐसे शिक्षा पद्धति थी जिसमें शिक्षक अपने को आचार्य कहते थे। बहुत जल्दी तक गांव में झगड़ा कहीं होता था तो शिक्षक जाते थे उसमें
और उसको हम पंचायती कहते हैं, पंचायत करके उसको सुलझाते थे। आज वह गरिमा नहीं है। गरिमा इसलिए नहीं है, बाबा ने कहा था कि शिक्षकों को आजाद करो, शिक्षालय हमारे उस तरह से स्वतंत्र हों जैसे न्यायालय स्वतंत्र होता है। न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन सरकार के जिम्मे होता है, वेतन दे सरकार उसको, उस पर अधिकार नहीं होता है, कर्तव्य कुछ उसके प्रति नहीं उसका है। हमारे शिक्षक बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे, न्यायालय की तरह स्वतंत्र रहेंगे और तब समाज में बात कहेंगे। आज बात नहीं कही जा सकती है। हमारी शिक्षा, लोग कहते हैं भाई शिक्षित हो गए, क ख ग लिखना सीख गए, उसको शिक्षित माना जा रहा है। क्या शिक्षित, शिक्षा क्या मिली हमको? अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोग दौड़ रहे हैं। 5 साल का कार्यकाल होता है, 1 साल चुनाव के बाद प्रशंसा बीत गया और दूसरे साल, चौथे साल, दूसरा साल शुरू होता है, 4 साल तक तोड़ जोड़ करके किस तरह कुर्सी बचाती है। मैं किसी की बात नहीं करता, आचार्य वाले तो मतलब किसी पार्टी से नहीं है। राष्ट्र कहीं है ही नहीं, राष्ट्र चिंता किसी को नहीं। इस स्थिति में शिक्षा क्या करेगी? बाबा का अंतिम अध्याय था आचार्य कुल, अंतिम शस्त्र था आचार्य कुल, अंतिम संस्था थी आचार्य कुल। इसलिए उन्होंने कहा था कि सारी संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए, सिर्फ एक आचार्य कुल रहेगा। यही तरण भी होगा, तारण भी होगा, ये उद्धारक भी होगा। ऐसा तो हुआ नहीं। आचार्य कुल के लोग आचार्य कुल ही नहीं करेगा तो बाबा संत थे ना, दृष्टि उनकी बहुत आगे थी, उन्होंने जय जगत कहा। आज जो जय जगत की बात देख रहे हैं, कोरोना चीन में शुरू हुआ, भारत के लोग प्रभावित हो गए उससे, नीदरलैंड भी नहीं बचा उससे। तो या तो पूरे संसार में एक जगह कहीं कुछ होता है तो पूरे संसार में वो फैल जा रहा है। तो बाबा ने पहले जय जगत कहा था। सरकार ने पूछा कि जय जगत क्यों कहते हैं? मेरा शास्त्र कहता है, मेरे पूर्वजों ने कहा है, वसुधैव कुटुंबकम, और कल्याण की भावना हम करते हैं तो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हमने कोई नहीं कहा कि भारत के लोग ही भद्र रहें, भारत के लोग ही उत्थान में आए, भारत के लोग ही संस्कृत हों, नहीं कहा ऐसा। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, तो हम सर्व कल्याण की बात करते हैं, सृष्टि के कल्याण की बात करते हैं। और सृष्टि की कल्याण कहीं है तो भारतीय शिक्षा में है, भारतीय शिक्षकों में है, भारतीय शिक्षालय में है। और हमारे शिक्षालय भी खो रहे हैं, हमारे शिक्षक भी खो रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग सर्वे नहीं रहे जी। हम लोग सर्वे भवन्तु सुखना की जो परंपरा वाले लोग हैं। एक सवाल पुष्पिता जी आपसे मेरा है, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने अभी बहुत सारी बातें कही कि आचार्य कुल की परंपरा जो हमारी थी, जिसके पक्षधर विनोबा भावे जी भी थे, वो परंपरा कहीं खो गई। क्या यही वजह है जो शिक्षा युवा पीढ़ी को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, जिसका परिणाम ये निकल रहा है कि आजकल के युवा जो रियल लाइफ है उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। रियल लाइफ पे जो उनके जो आदर्श थे, जो भगत सिंह थे, जो राजगुरु थे, जो सुखदेव थे, जो महात्मा गांधी थे, ऐसे लोगों का अनुकरण करने की बजाय वो अपना 2 साल इस चीज में खपा देते हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ये परंपरा विकसित हो रही है। क्या ये इसी शिक्षा की वजह से ऐसी व्यवस्था, जो शिक्षा व्यवस्था जो ये बनी है, जो पाश्चात्य व्यवस्था बनी है, क्या इसकी वजह से ऐसा हो रहा है? और इसके बदलाव के लिए इसमें कैसे अच्छाई इसमें कैसे आए, इसके कैसे से और सुधार हो, इसके लिए क्या करना चाहिए पुष्पिता जी? सुरेश जी धन्यवाद। अभी जैसा कि प्रेमी जी ने अपने व्याख्यान में बहुत विस्तार से इसका विश्लेषण करते हुए अपनी बात रखी, सच देखा जाए तो भारतवर्ष की जो शिक्षा संपदा है वो एक विरासत है और पूरे संपूर्ण विश्व के लिए वो प्रेरणा की स्रोत है। और संपूर्ण विश्व के लोगों को अपनी शिक्षा व्यवस्था में भारत की इस शिक्षा सामग्री के गुण सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए, तभी पूरे विश्व की रक्षा हो सकेगी। यहां पर जो संकट पैदा हो गया है, जो शिक्षा व्यवस्था, जो शिक्षा सामग्री है वो तो उपयुक्त है। अगर हम समाज शास्त्र को लें या राजनीति शास्त्र को लें तो उसमें जिस विषयों पर पढ़ाई होती है, जिन
राजनीतिज्ञों पर चर्चा होती है, जिन सामाजिक सुधारकों की चिंता होती है, उन पर जो विचार विश्लेषण होना चाहिए वो शिक्षकों के द्वारा नहीं हो रहा है। पहले के समय में जो शिक्षक पढ़ाते थे, या मैं भी जब शिक्षा देती थी भारत में रह करके और दूसरे देशों में, तो उससे कॉन्टेम्परेरी जो विषय होते हैं, उसके जो समसामयिक विषय होते हैं, उन समसामयिक विषयों को अपनी शिक्षा के निकष पर तौलते हुए हमें उसका विकास करते हुए विद्यार्थियों को बताना चाहिए। दूसरी चीज ये कि विद्यार्थी की तुलना में अध्यापक उसकी दुगनी उम्र का होता है, उसके पास अनुभव होते हैं, उसके पास विश्लेषण की क्षमता है, और वो विद्यार्थी को ये, शिक्षार्थी को ये दिशा दे कि वर्तमान समय में शिक्षा के किन मूल्यों को कैसे हम अपने व्यक्तित्व में रूपांतरित कर सकते हैं। क्योंकि जब तक वो गुण व्यक्तित्व का आधार नहीं बनेंगे, आचरण संहिता में नहीं शामिल होंगे, लोग आज की शिक्षा में ये सोच रहे हैं कि शिक्षा जो है वो जीविका के लिए है, जिससे हमें नौकरी मिल जाए, और उस नौकरी से जो धन हासिल हो उससे हम अपनी उपभोग की जो आदतें हैं उनकी परिपूर्ति कर सकें। ये आज शिक्षा का उद्देश्य है। लेकिन शिक्षा जीविका के साथ साथ हमें जीवन भी प्रदान करे। जीवन में आनंद की अनुभूति किन स्रोतों से हो सकती है, आनंद के लिए इसीलिए बाबा विनोबा ने कहा कि शिक्षक सच्चिदानंद बने। उन्होंने सच्चिदानंद शब्द का प्रयोग किया, और प्रेमी जी को याद होगा उन्होंने कहा कि 3 गुण होने चाहिए, आत्मज्ञान उसके पास होना चाहिए, और विज्ञान को समझने की शक्ति होनी चाहिए, और साहित्य होना चाहिए। तो ये जब तीनों की तारतम्यता बनेगी, जब त्रिकोण स्थापित होगा, तभी हमारी शिक्षा का जो रस तत्व है वो शिक्षकों के द्वारा दिया जाना चाहिए। पर शिक्षा व्यवस्था में दोष है, और उस व्यवस्था में जो दोष है वह मूल रूप से यह है कि वो पाठ्यक्रम पढ़े, परीक्षा दे, उसमें उत्तीर्ण हो, और अधिकतम मार्क्स पाने वाले को पुनः शिक्षक बना दिया जाएगा। लेकिन उसने सार रूप में व्यक्तित्व के स्तर पर क्या हासिल किया, इसकी कोई परीक्षा पद्धति नहीं है, इसकी कोई एनालिसिस नहीं है। तो प्रथम श्रेणी और 90% लाने वाला विद्यार्थी का व्यक्तित्व क्या उस योग्य है, बन सका है, या सिर्फ मानस पटल के द्वारा उसने जो है ये अंक या अनेक तरह के दूसरे जो उपकरण है जिससे लोग 90%, 80% अंक हासिल कर लेते हैं, परीक्षकों के पास पहुंच जाते हैं, अपना रोल नंबर पहुंचवा देते हैं, न जाने क्या क्या होता है। ये सब शिक्षा व्यवस्था के दोष हैं, और इस सारी दोष में शिक्षक शामिल है, मूर्तियों तक के शिक्षक शामिल है। मैंने पहले भी इस बात का उल्लेख किया है। जी, आप जिस तरीके से आपने बताया कि शिक्षा सिर्फ जीविकोपार्जन तक सीमित नहीं होना चाहिए। एक सवाल डॉक्टर सच्चिदानंद जी से आपसे है कि भारत विश्व गुरु का सपना हम सभी देख रहे हैं, कैसे यह सपना साकार होगा, क्या सुधार की आवश्यकता आप देखते हैं? जो सपना विनोबा भावे जी ने देखा, जो महात्मा गांधी जी ने देखा, जो और विवेकानंद जी ने देखा, तमाम महापुरुषों ने जो स्वप्न देखा है, वो कैसे साकार होगा? शिक्षा और संस्कृति इसमें कितनी भूमिका निभा सकती है, और क्या करने की जरूरत है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो जो कहा था पुष्पिता जी ने, जो कहा कि आत्मज्ञान, शिक्षकों को जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, ये दौड़ है, भाग दौड़ है, और यह है कितना पैसा हम कमा सकते हैं। और अभी देख रहे हैं देश में जो हमारे यहाँ भारत में जो हो रहा है, वो छिपी हुई बात किस नहीं है। कारकिर्दी से पैसा निकल रहा है, बाहर पैसा जा रहा है, बैंक में निकल रहा है, जहां तहां से पैसे निकल रहे हैं। जिस पैसे का उपयोग नहीं कर सकते हैं वो रखने से फायदा क्या हो रहा है? यह कैसे हो सकता है? कोई दूसरे को कहे ऐसा मत कीजिए, तो कहने के लिए तो हम भी कहेंगे, लेकिन मौका लगेगा तो हम भी उसे वही काम करेंगे दूसरा कर रहा है। जब तक आत्मज्ञान नहीं उसको होगा, कबीर ने कहा ना कि गोधन, गजधन, बाजधन और तन धन खान, जब संतोष धन सब धन भूरी समान। तो यह परद्रव्य सुलोष्ठवत, हमारा संस्कृत में आया है परद्रव्य सुलोष्ठवत। तो यह जब तक यह बात नहीं हो जाएगी, शिक्षा स्वरूप बचपन से बच्चे से शिक्षा को सुधार करना पड़ेगा, और बड़े नहीं कर सकते। मैंने 3 उदाहरण दिए आपको कि हमारी शिक्षा किस तरह की है, कि बाहर के लोग इसमें कितना मोहित हैं। हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जो पीएचडी उन्होंने किया, आज क्या है पीएचडी बिक रहा है। जो पैसे वाले लोग हैं अपने समर्थ के अनुसार, विषय के अनुसार ले रहे हैं, और ज्यादा लड़के जो इंटर पास करते हैं, इंटर पास करने के बाद वो जाते हैं इंजीनियरिंग करने
या मेडिकल में जाते हैं। मेडिकल में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, ज्यादा पैसा ज्यादा वहां है, इंजीनियरिंग करते हैं पैसा उसमें भी है। तो इसके लिए वह ऐश्वर्य के पीछे इतने दीवाने हो गए हैं, तो पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ एक साइंस पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हमारी हो रही है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन कल न अच्छे वकील मिलेंगे, न अच्छे शिक्षक मिलेंगे। आज यही हो रहा है, न अच्छे वकील मिल रहे हैं, न अच्छे शिक्षक मिल रहे हैं, न अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता मिल रहे हैं, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं तो नीचे अच्छे तो नीचे छट जाते हैं, लोग पहुंचते ही नहीं वहां तक है। तो नई शिक्षा नीति में इसीलिए व्यवस्था की गई है, जिनको शिक्षक बनना है 4 साल का कोर्स शुरू से इंटर करने के बाद ही करें। मैं सिलेबस कमेटी में था तो मैंने प्रस्ताव रखा था कि बीएड 4 साल का होना चाहिए, और 4 साल का बीएड होगा तो प्रोफेशनल बनेंगे, टीचर बनेंगे। तब अच्छे शिक्षक, अभी जो उन्होंने कहा मैं पुष्टि करता हूं, अच्छे शिक्षक के लिए हो कि उनको इतना पैसा दिया जाए कि वो महसूस नहीं करें, ठगा सा महसूस नहीं करें। हम लोग कहीं अच्छा होते, यहाँ होते, हमारे यहाँ बिहार में क्या है, शिक्षक हैं वो सिपाही की परीक्षा में बैठ रहे हैं, और सिपाही के लिए अच्छी खासी परीक्षा होती है, उसमें पास करने सिपाही बनता होगा, और शिक्षक के लिए कोई परीक्षा नहीं है, अच्छा अंक ले आइए। और अब यह जो है पुष्टि हो रही है, अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए 25,000 रुपया मिलता है, अच्छा अंक जो मिलेगा उसको 25,000 रुपया मिलेगा लड़कियों को। फर्स्ट पास करेगा अच्छा अंक हो जाएगा। फर्स्ट पास करने के लिए जो भी बताई कि हर तरह की चलती है। तो इस तरह शिक्षा का इसमें ह्रास हो रहा है। शिक्षा का स्वरूप बदलना चाहिए, बचपन से ही शिक्षा उसको दी जानी चाहिए, जिसमें संस्कार की शिक्षा हो और बाहर की शिक्षा भी हो। बाबा ने कहा ना कि एक दरवाजा होना चाहिए अच्छे घर में, खिड़कियां कई होनी चाहिए। बाबा तो जहां जाते थे वहीं की भाषा सीख लेते थे, पहले तो वहां जाते थे तो कई भाषा जानते थे, इसलिए तो उस तरह का व्यक्तित्व अगर होगा शिक्षकों का, शिक्षक सबसे पहले तो है कि निष्प्रेय हो, वह पैसे के लिए ऐश्वर्य के पीछे नहीं भागे। उनका आश्रम, उनका घर जो आश्रम हो, और आश्रम हो करके वो निष्प्रेय भाव से जब शिक्षा देंगे तो उनकी शिक्षा फलवती होगी। भोजन जिस तरह का होता है उस तरह का मन होता है, और जिस तरह का मन होता है उस तरह के कार्य होते हैं। कोई भी किसी तरह का जो अब कार्य है या उत्कृष्ट कार्य है पहले मन में ही बनता है। तो इसके लिए वो बचपन से सिखाया जाए, और शिक्षकों के चयन में, शिक्षकों का चयन कौन करेगा, जिनको शिक्षक बनने की इच्छा हो शिक्षक उन्हीं को बनाया जाए। पैसे नौकरी के लोभ में जो है, कल तक जिनकी दुकान थी बैग की, जूते की दुकान थी, कल शिक्षक बने हुए हैं। आधा ध्यान उनका रहता है बैग की दुकान पर, आधा ध्यान रहता है शिक्षालय पर। तो वे शिक्षालय ठीक से देख रहे हैं, बैग दुकान ठीक से देख रहे हैं, तो शिक्षक को इतना मत गिरा दीजिए। दूसरी बात है कि प्राइवेट स्कूल जो बन रहे हैं उन्हें भी इसी तरह की स्थिति चल रही है। तो कुछ नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, मैट्रिक को पास किया तो स्कूल खोल दिया, स्कूल चल रहा है। यह शिक्षा के प्रति बहुत हरास करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र है, और इसलिए संस्कार की शिक्षा दी जानी चाहिए। गुरुकुल स्थापित होने चाहिए। हमारे यहाँ बहुत गुरुकुल, 7 गुरुकुल उसमें हुआ करते थे, तो गुरुकुल स्थापित होना चाहिए, और वहीं से शिक्षा शिक्षक के द्वारा, रियल शिक्षक जो है उनके द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। तब कहीं ऐसा हो सकता है फिर से विश्व गुरु हमारा बन सकता है। अध्यात्म में शिक्षा का परिवेश नहीं हो, जैसा कहा कि शिक्षक का मस्तिष्क विज्ञान का हो और हृदय साहित्य का हो, तो वह शिक्षक हो सकता है। इसी के बल पर हम फिर से अध्यात्म बन सकते हैं। जी बिल्कुल। अब एक आखिरी सवाल, चूंकि 4 मिनट का समय 5 मिनट का हमारे पास है, 2 मिनट आपसे लेंगे, 2 मिनट का समय हम से लेंगे। विनोबा भावे जी के जयंती पर आप कुछ संदेश देना चाहते हो तो वो हमारे दर्शकों को बताएं। अभी हम लोग प्रोधन पर्व मनाते हैं। प्रोधन पर्व में हम लोग कई कार्यक्रम कर रहे थे। 11 को विनोबा जी की जयंती है, 2 को गांधी जी की जयंती है 2 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को जयप्रकाश जी की जयंती है। तो 1 महीने का प्रोधन पर्व चलता था। इसमें हम लोग 18-20 कार्यक्रम करते थे पहले, अब ऐसा नहीं होता है। मैं प्रेस में पिछले साल माने 19 में, मैं उसमें नहीं था, कोरोना का नहीं था, 19 में देने गया प्रेस में, एक रिलीज देने गया। प्रेस वाले ने पूछा, हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, उनके चीफ एडिटर ने पूछा कि विनोबा भावे कौन थे। मैं माथा ठोका कि जब विनोबा भावे को नहीं जान रहे हैं प्रेस वाले, ऐसे लोग, माफ कीजिएगा मैं कर रहा हूँ, तो कैसे हो सकता है, कैसे विकास हो सकता है।
तो इसलिए विनोबा भावे की जयंती पर तो हर एक विद्यालय में, विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम होना चाहिए विनोबा जी की जयंती पर। विनोबा क्या थे? निष्पक्ष, निर्वैर और निर्भय होने का संदेश उन्होंने दिया। इसको पाथे लेकर के हम लोग योग, उद्योग, सहयोग के आधार पर शिक्षा अगर देंगे तो भारत फिर से हमारा पुनर्जागृत होगा और विश्व गुरु बनेगा। इसलिए अधिक से अधिक कार्यक्रम करते हुए हम लोग चाहेंगे इस कार्यक्रम में, इस अवधि में, कि गांव में संदेश दें, गांव में जाकर संदेश दें। विनोबा के जीवन स्वयं एक चरित्र है, बाबा के जीवन पर संदेश दें और बाबा के इस पर। अंत समय में बाबा ने देखा, हम गए थे वहां, बहुत वृद्ध हो गए थे, उनको तो कहा कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? इसलिए कि मैंने आज कोई काम नहीं किया है आश्रम में। तो लाकर एक दे दिया, सब्जी चीरने का काम की, इसको प्रसाद कर लीजिए। अमनिया होता था, अमनिया कर दो, सब्जी अमनिया की गई, बाबा ने खाना। इस सिद्धांत को लागू करना होगा, आपको सब जगह लागू करना होगा, तभी हम विनोबा जयंती मनाएंगे और जयंती सफल जयंती होगी। शायद कितना समय है पता नहीं हमको, अब बच रहा है कि बच रहा है। बहुत बड़ी बात कही आपने कि ऐसे व्यक्तियों के बारे में लोग जागरूक नहीं है, तो एक जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। स्कूलों में, कॉलेजों में ऐसे व्यक्ति की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाए और कम से कम लोग उनके जो व्यक्तित्व, उनका जो कृतित्व है उसे जानकर समझकर लाभान्वित हो सके। पुष्पिता जी, 2 मिनट का आपका भी समय हम चाहेंगे कि विनोबा भावे जी पे कुछ 2 बातें, 2 पंक्तियां आप कहें या कुछ भी। 2 मिनट का समय आपके पास। जी सुरेश जी, देखिए संत विनोबा जी सामाजिक आध्यात्म के जनक हैं और उनके क्योंकि भारतीय संस्कृति के मूल में जो आध्यात्म है वो समाज के उद्धार के लिए है, मानस के उद्धार के लिए है। इसके साथ साथ उनके पूरे मूल दर्शन की चेतना थी कि व्यक्ति को आत्मानुशासित होना चाहिए और आत्मनिर्भर होना चाहिए। और इस मुझे भी लगता है कि बिना आत्मानुशासन के आत्मनिर्भर होना कठिन है। और आत्मानुशासन, आत्मनिर्भरता शिक्षा का भी मूल होना चाहिए, शिक्षकों के लिए भी और शिक्षार्थियों के लिए भी। जब तक हमारे भीतर आत्मानुशासन नहीं होगा तब तक हम स्वाधीनता का, स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकेंगे और बिना आत्मानुशासन के हम अपनी क्षमताओं को भी नहीं पहचान सकेंगे और दूसरों की क्षमताओं को भी नहीं पहचान सकेंगे। और इसके साथ साथ जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक विनोबा जी का जो बाबा का सूत्र था, निर्भय, निष्पक्ष, निर्वैर, तो निर्भय और निष्पक्ष और निर्वैर होने के लिए आवश्यक है कि पहले हम आत्मनिर्भर हों। जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक हम अपनी स्वतंत्र चेतना के साथ न निर्भय हो सकते हैं, न निर्वैर हो सकते हैं और न निष्पक्ष हो सकते हैं। और जब तक ये पांचों नहीं हो पाएंगे, आत्मानुशासन, आत्मनिर्भरता, निर्भय, निष्पक्षता, निर्वैर, तब तक मुझे लगता है कि शिक्षा जो व्यवस्था है उस पर सुधार संभव नहीं होगा। और भारतीय संस्कृति की जो विरासत शिक्षा में समाई हुई है, जिसको मैकाले ने विखंडित कर दिया था, उसे हम फिर से संगठित तभी उसी अवस्था में कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी, कहा जाए विनोबा जी के अनुयायी, संत बाबा के समर्थक और उनकी चेतना के साथ चलने वाले, उनके चिंतन के साथ दौड़ने वाले अपने सभी अनुयायियों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ और इसके साथ साथ अभिलाषा रखती हूँ कि अगले वर्ष हम और अधिक प्रगति के साथ मिलेंगे और सुरेश जी भी इसका परिणाम देखेंगे। पत्रकार के रूप में वो हम लोग को मॉनिटर करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। विनोबा भावे जैसे तमाम व्यक्तित्वों को लेकर के हम लगातार समाज में समग्र चेतना जगाने की कोशिश जारी रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद।